Hello everyone, welcome to Wills IS Academy, one-stop solution for UPSC CSE preparations. And today our guest is one of the most eminent personality, Dr. Nitin Shakya sir. He's doctor cum bureaucrat and he's former SDM and Assistant Commissioner of Police, Delhi. Most welcome sir. Good evening sir. गुड इवनिंग सर थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप भी अपने बारे में थोड़ा सा बता दें. मैंने तो ऑलरेडी एक बता दिया. जी. अभी प्रेजेंटली मैं अंडमान निकोबार में पोस्टेड हूँ एज डायरेक्टर सोशल वेलफेयर और 2019 बैच है मेरा और 2018 का यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स का मैंने एग्जाम दिया था. एंड प्रोबेशन के टाइम पे मैं नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में एसडीएम था और वहीं पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मैंने अपने 2 साल का प्रोबेशन जो है वो काटा है. और उसके बाद जो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग आई है वो अंडमान निकोबार में आई है. अंडमान निकोबार में मैं एसडीएम था रंगत में, फिर बीच में कैम्बल पे जो साउदर्न मोस्ट सब डिवीजन है वहाँ पे मैं रहा हूँ एसडीएम. और अभी प्रेजेंटली मेरे को डायरेक्टर का चार्ज मिला है सोशल वेलफेयर का. इससे पहले मैं डिजास्टर मैनेजमेंट और सिविल एविएशन में भी डायरेक्टर रह चुका हूँ. ग्रेट, कांग्रेचुलेशन सर आपको ये न्यू चार्ज के लिए हमारी तरफ से. थैंक यू. तो एक बेसिक सा सवाल उठता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशंस किसको करनी चाहिए? यूपीएससी की प्रिपरेशन जिसमें जुनून है सोसाइटी के लिए काम करने के लिए, जो चाहता है कि ब्रॉडर स्केल पे काम करे पब्लिक के लिए और जमीनी तौर पे काम करना चाहता है, लोगों के साथ मिलके चलना उसको आता है अच्छे से, लोगों की जो जरूरतें हैं जो उनकी मजबूरियां हैं उनको पहचानता है और एक अच्छा मकसद है उसके दिमाग में कि जो पूरी सोसाइटी है वो डेवलप हो, पूरा जो स्टेट है जो पूरी कंट्री है वो डेवलप हो. जब पूरी होलिस्टिक सोच है उस शख्स की तो उसको यूपीएससी का एग्जाम देना चाहिए और सिविल सर्विस में आना चाहिए. सिविल सर्विस में काफी सारी सर्विसेज होती है और किसी भी सर्विस में वो जाता है तो वो जो इंडिया है उसके डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है. जी ठीक है सर. इसके साथ एक और छोटा सवाल आता है कि कब से इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी चाहिए? अगर बेस्ट टाइम देखें, अगर स्कूलिंग टाइम से अगर सोचें तो 11-12 वाला टाइम अच्छा होता है अगर वो उस टाइम पे स्टार्ट करते हैं, या फिर कॉलेज टाइम में अगर देखें तो फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज वहां से उसको स्टार्ट कर देना चाहिए. क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो आपका कॉलेज वाला टाइम होता है तो वो आपका बेस्ट टाइम इसलिए रहता है क्योंकि आप जो ऑप्शनल ले रहे हैं वो सेम ऑप्शनल लें जो कि आप सिविल सर्विस में लेना चाहते हैं. तो एक विन विन सिचुएशन रहेगी कि आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स भी अच्छे आएंगे और साथ में यूपीएससी का जो ऑप्शनल है वो भी आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा. बिल्कुल. लेकिन अगर आपको अच्छी गाइडेंस मिलती है तो 11-12 से भी आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और बेसिक्स जो आपके फंडामेंटल्स हैं उनको रेडी रख सकते हैं. और अगर ये प्रिपरेशंस अगर नियर बाई हो, जैसे इंडिया में तो भी काफी बड़ा चैलेंज है, दिल्ली छोड़ के या 2-4-5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज छोड़ दें तो और कहीं ये फैसिलिटीज है नहीं, तो अगर नियर बाई हो तो क्या इसे अवेल करना चाहिए स्कूलिंग लेवल से ही? अभी देखिए सही गाइडेंस की बहुत कमी है. आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कि सही गाइडेंस कौन देता है. तो वो जो सही गाइडेंस आप कैसे डिसाइड करेंगे, वो आप डिसाइड करेंगे उनकी रिलायबिलिटी के ऊपर कि कौन लोग आपको पढ़ा रहे हैं, कौन लोग उनका पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है और क्या आप उनको इजीली अप्रोच कर सकते हैं. आपने बहुत बड़ी नामी ग्रामी कुछ कोचिंग कर ली या नामी ग्रामी कुछ कोर्स आपने एनरोल कर लिया, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेरी आती है, तो आप उस फैकल्टी को अप्रोच नहीं कर पाते, उससे फेस टू फेस आप नहीं मिल पाते हैं, तो वहां पे डिफिकल्टी आ जाती है. क्योंकि अगर आपके पास में ही कुछ इस तरह का फैसिलिटी है जो कि रेपुटेड है और आप उनसे बात करते हैं, आपको लगता है कि आपकी ट्यूनिंग सेम है और जो आपकी क्वेरीज है उनको आंसर मिल रहा है, तो वो आपके लिए बेटर अवेलेबिलिटी रहेगी, बेटर सजेशन रहेगा. क्योंकि 1-to-1 जो आपका इंटरेक्शन रहता है और जो एक वो नेबरहुड वाली फीलिंग आती है कि आपके पास में ही है, कल को आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो वो आपका एज ए फ्रेंड एज ए मेंटर आपके साथ में खड़े हुए हैं, तो इस तरह की फैसिलिटीज आपको जरूर लेनी चाहिए. यूपीएससी में और अदर एग्जामिनेशंस में भी अब तो देखें कि एनसीईआरटी की जो इम्पोर्टेंस है वो काफी ज्यादा है, तो कैसे
इसको लेके आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर? रिसर्च बनाई गई है और खासतौर से इसकी बात करें, ओल्ड एनसीईआरटीज और न्यू एनसीईआरटीज, इनका जो बेसिक एम रहता है वो इंसान का डेवलपमेंट रहता है। जो बच्चे होते हैं जब वो 6 से लेकर 12 तक जो जब उनका मानसिक विकास होता है, तो कैसे उनको सरल शब्दों में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए, इस मकसद के साथ एनसीईआरटीज डेवलप करी गई है। तो वही चीज यूपीएससी पूछती है आपसे, सामाजिक तौर पे आप परिपक्व हैं कि नहीं है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है कि नहीं पता है, आपको सोसाइटी में क्या क्या स्ट्रेटा है उसके बारे में पता है कि नहीं पता है। तो वही चीज एनसीईआरटी आपको प्रोवाइड करती है, वही चीज आपसे यूपीएससी पूछती है। यूपीएससी बस स्कूल लेवल से थोड़ा एक लेवल और ऊपर पहुंच जाती है, इसीलिए आपको जो दूसरी बुक्स होती है जैसे लक्ष्मीकांत है या दूसरी इकोनॉमिक सर्विस वगैरह की हम बात करते हैं, वो सब चीजें आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो आपका बेस है वो एनसीईआरटीज ही है, क्योंकि उसमें आपको सरल शब्दों में सोसाइटी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, ज्योग्राफी क्या है, उसके बारे में ओवरऑल इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो कि किसी और बुक से आपको नहीं मिल सकती। तो स्टार्टिंग हमेशा एनसीईआरटी से ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इस मकसद से जो हमारा एसआईपी प्रोग्राम है वो आई थिंक आपके अकॉर्डिंग भी काफी यूजफुल होगा, क्योंकि हम बेस ही चीजों को कवर कर रहे हैं और वहाँ थोड़ा थोड़ा अगर हम उनको डायमेंशन प्रोवाइड कर दे तो बाद में ब्रॉडर होने में उन्हें देर नहीं लगेगी। देखिए, बेस वहीं पे रहना चाहिए। बेस एनसीईआरटी का अगर आपने बेस अच्छे से पकड़ लिया, उसमें जो भी आपको डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए और धीरे धीरे उसी के ऊपर आपने बिल्डअप करते गए, बिल्डअप करते जाएंगे। लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, द हिंदू आता है, इंडियन एक्सप्रेस आता है, वो पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग आपके एनसीईआरटी से ही रहेगी। तो आपको क्लैरिटी देने के लिए मेंटरशिप आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट सर। और अगर ये जो प्रिपरेशंस है इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक तो ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन होती है, मल्टीपल टाइम हमें फेलियर देखने को मिलता है। इस बार का जो चैलेंज है वो दूसरे टाइप में ही है, कुछ ज्यादा ही सीसैट को लेके कंसर्न्स चल रहे हैं और वो चीजें। तो कोई भी आदमी अगर इस तरीके की सिचुएशन में फंस जाए तो उसके लिए क्या आप मैसेज देंगे या कैसे अपने आप को ओवरकम कर पाए इस तरीके की चीजों के साथ? जो एक ब्यूरोक्रेट होता है, जो एक सिविल सर्वेंट होता है, उसकी अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ देखेंगे तो उसमें उसके पास चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। उसको पता नहीं है कि कल को उसके सामने क्या सिचुएशन आने वाली है, पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी, उसको किस तरह से उस चीज को हैंडल करना है। तो उसको हर एक चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा। कल को हो सकता है कि आप कभी कोई पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं और वो मॉब एग्रेसिव हो जाती है, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई पुलिस सपोर्ट नहीं है, तो आप वहां से कैसे लोगों को कंट्रोल करेंगे। हो सकता है कोई लीगल टसल में आप फंस जाएं, आपने कुछ ऐसा डिसीजन लिया हो कि उसके खिलाफ आपको कोर्ट में जाना पड़े, कोर्ट में पेश होना पड़े। तो ऐसी सिचुएशन अगर कोई नॉर्मल इंसान होगा तो वो घबरा जाएगा। तो वहीं पे असली सिविल सर्वेंट की पहचान होती है कि वो किसी भी बाउंसर को टैकल कर सकता है। तो इसकी जो तैयारी है वो आपकी एग्जाम लेवल से ही स्टार्ट होती है। एग्जाम जानबूझ के इस तरह का बाउंसर लेवल का बनाया जाता है कि अनप्रिडिक्टेड रहे। कभी आपको सीसेट की टेंशन रहे, कभी आपको जीएस की टेंशन रहे, कभी आप कहें कि इस बार तो स्टैटिक ज्यादा है, कभी आप कहेंगे करंट अफेयर ज्यादा है, कभी आप कहेंगे कि मतलब कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, मैं तो ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ के चला जाता तो शायद हो जाता। तो ये जो बाउंसर्स हैं, इनको जब आपने टैकल करना शुरू कर दिया तो आप सोचिए कि आप अच्छे सिविल सर्वेंट बन जाएंगे। और एक तरीके से बेहतर ही है, अगर आप अभी अगर उस चीज को टैकल करेंगे तभी जब आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे तब आप प्रैक्टिकल सिचुएशंस को टैकल कर पाएंगे। जो इस बार जिन लोगों ने प्रीलिम्स नहीं क्लियर करा उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा सर? प्रीलिम्स अगर क्लियर नहीं हुआ है तो एक तरीके से ये अच्छी बात है, क्योंकि आप दोबारा से पूरे साल को अच्छे से यूज कर सकते हैं, जो पूरा का पूरा साल है। कई बार क्या होता है कि लोग मेंस में आके अटक जाते हैं, हाफ प्रिपरेशन करते हैं। तो आपको ये बात आपको देखनी पड़ेगी कि आपकी जो प्रिपरेशन थी वो आप दोबारा से उसको रीस्टार्ट कर सकते हो। पूरा साल है आपके पास, और जो लोग मेंस में अटक रहे हैं आपके पास उसके कंपैरिजन में एक एडवांटेज है। आप मेंस में नहीं अटक रहे हैं, आपका प्री अटका है। आप पूरे साल अच्छे से मेहनत करिए और अगले साल प्री भी निकालिए, मेंस भी निकालिए और इंटरव्यू भी निकालिए। और ऐसा घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो आप नॉलेज आप में कम है। कोई इस तरह की मतलब आपको हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयार रहना है। मेरे भी कई सारे अटेम्प्ट्स फेल हुए थे, उसके बाद भी मैं सेलेक्ट हुआ। काफी सारे मेरे जैसे एग्जांपल्स हैं जो आज सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो प्रीलिम्स में फेल होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये है कि आप जब हार गए हैं तो उसको मन में नहीं लेना है, उसको अपने हार के जो फीचर्स हैं, मतलब जो कॉज फीचर्स हैं कि आखिर वो कारण क्या था कि जिसकी वजह से मैं हारा, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको अपनी जिंदगी से रिमूव कर देना है। और जिस दिन आपने उनको अपनी जिंदगी से रिमूव कर दिया तो जीत की राह आपके सामने आप देख सकते हैं और आप एक सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं। ठीक सर। तो अच्छा, इस समय जो टेस्ट सीरीज का जो रोल होता है, कहा जाता है कि अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप मेंस की टेस्ट सीरीज एटलीस्ट ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका फ्लो मेंटेन हो जाए, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होता रहे और फिर आप जनवरी से फिर आप सेकंड फेज में आप आ सकते हैं, प्रीलिम्स की तरफ जा सकते हैं। तो इस पे क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर? अब आपके पास अभी पूरा 1 साल है तैयारी करने का। अब जो आपका प्रीलिम्स होगा वो नेक्स्ट ईयर मई के अराउंड होगा, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए। तो आप जनवरी फरवरी के बाद भी अगर प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका मकसद सिर्फ प्रीलिम्स निकालना नहीं है, आपका मकसद है कि मेंस भी निकले और इंटरव्यू भी निकले। तो उसके लिए अभी का टाइम बेस्ट है कि अभी आप मेंस की तैयारी करें। दिसंबर तक का जो टाइम है, जनवरी तक का टाइम है, उसमें मेंस के फोकस रखें, उसके लिए आंसर राइटिंग करें, उसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें ताकि आपकी मेंस की तैयारी हो जाए। और साथ में आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि मेंस में भी करीब 30-40% जो आपका सिलेबस है वो ओवरलैप होता है प्रीलिम्स से। प्रीलिम्स और मेंस जो है इंटर रिलेटेड ही है। तो अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स की तैयारी आपकी ऑटोमेटिक हो रही है। बस फर्क ये है कि आप जनवरी फरवरी से आप एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। उस वक्त आप मेंस के बारे में मत सोचिए, उस वक्त आप सिर्फ प्रीलिम्स के बारे में फोकस करिए। और क्योंकि आप दिसंबर तक ऑलरेडी मेंस की तैयारी कर चुके होंगे जैसा कि आपको सजेस्ट किया जा रहा है, तो उसके बाद आपके पास जब प्रीलिम्स जैसे ही खत्म होता है आप मेंस की तैयारी दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। सर, करंट अफेयर को लेके बड़ा कंसर्न्स रहता है और एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी आता है कि बच्चा जैसी प्रिपरेशन शुरू करता है तो करंट अफेयर की तरफ वो ऑटोमेटिक इंक्लाइन होना शुरू हो जाता है। रीजन बीइंग एक तो वास्ट है, बहुत डायमेंशंस उसको कवर करने हैं और रिसोर्सेज की भरमार होती है। और इसमें जो मेन चैलेंज है वो ये होता है कि बच्चा कहीं ना कहीं बाइस्ड होता है। जैसे इस समय के कई वो केसेस आपको न्यूज में देखने को मिलेंगे कि कोई सेलेक्ट हो गया, उसने अपनी फैमिली लाइफ को खत्म किया, ऐसे तमाम चीजें होती रहती हैं, या कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल बाइस्ड होने लगता है। इस तरीके के जो रियल लाइफ के चैलेंजेस हैं करंट अफेयर को प्रिपरेशन करने के लिए, उसको कैसे टैकल किया जा सकता है? करंट अफेयर्स एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है अगर आप देखें तो। हालांकि ये रिलेटेड तो आपके बेसिक से ही है, जो हिस्ट्रीज है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड है। हाँ, सबसे रिलेटेड ही रहता है, लेकिन वास्ट होता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको कितना टाइम आपको करंट अफेयर को देना है। अगर आप सुबह बैठेंगे तो आप शाम तक बस सिर्फ करंट अफेयर ही देख सकते हैं, इतना उसका सब्जेक्ट वास्ट है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि डेली 1 या मैक्सिमम 2 घंटा करंट अफेयर्स के लिए लगाएं। उससे ज्यादा उसको समय देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, उसके लिए आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आपको कोशिश ये करनी चाहिए जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसको जॉट डाउन करें और उसको रिवाइज करें। आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको एक सफिशिएंट वाली नॉलेज लेके आनी है कि भाई मेरे को एक टॉपिक के ऊपर 5 पॉइंट मेरे को पता होने चाहिए। उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें उसका जो बेसिक है व्हाट, व्हाई, हाउ, वो सब चीजें, कानून क्या है, उससे रिलेटेड वाला कॉन्सेप्ट जी, वो सब चीजें अगर आपको पता है तो उससे ज्यादा आपको पता करने की जरूरत नहीं है। इतना आप सारे टॉपिक्स में कर लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है सर, एक छोटा सा और पर्सनल सवाल, आपने अपनी फर्स्ट सैलरी का क्या किया था? फर्स्ट सैलरी से मैंने शायद लैपटॉप लिया था। एक लैपटॉप मेरा पुराना हो गया था तो नया लैपटॉप लिया था। ओके सर, आप तो प्रोफेशनल रहे, आप जॉब करते थे, उसके बाद उस दौरान आपने प्रिपरेशंस करी। तो आज की जो जनरेशन है जो कर रही है, या जो ये कहती है कि हमारे पास, भले वो पूरी तरीके से प्रिपरेशन नहीं करी, फिर भी कहती है कि मेरे पास टाइम कम पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो कि हर एक शख्स ने अपनी लाइफ में महसूस किया होगा। जब आपका एग्जाम जैसे कि 5 तारीख को है
तो आप देखेंगे कि अगर आप 2 या 3 तारीख को पढ़ रहे होंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आपने जो चैप्टर पूरे महीने में आप कंप्लीट नहीं करते होंगे वो एक दिन में कंप्लीट कर लेते हैं या कुछ घंटों में कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइम की कमी किसी के पास नहीं होती है, बस कमी होती है अच्छे इंटेंशन की, अच्छे माहौल की और एक अच्छी सोच की। वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास भी टाइम की कमी होती है, उसके बावजूद वो लोग एग्जाम क्रैक करते हैं। और हम देखें कि इस तरह के युवा हैं आज की डेट में जो ना तो कॉलेज जा रहे हैं ना जॉब कर रहे हैं और सिर्फ फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो टाइम की कमी इंडिविजुअल स्पेसिफिक होती है। आपको ज्यादा वैसे भी नहीं पढ़ना है, आपको 4 से 6 घंटा मिनिमम पढ़ना है और मैक्सिमम आपको 8 से 12 घंटा पढ़ना है। ये आपकी टाइम रेंज है, डिपेंडिंग ऑन कि आप वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर फुल टाइम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। टाइम की कमी वाला एक्सक्यूज किसी के साथ नहीं चलता है, हर एक के पास टाइम होता है। एटलीस्ट सैटरडे संडे सबके पास टाइम होता है। आप ट्रैवलिंग करते हैं उस वक्त आपके पास टाइम होता है। आप मेट्रो में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं, उस टाइम आपके पास टाइम है, उसको यूटिलाइज करिए। जो छुट्टी वाला टाइम है उसको यूटिलाइज करिए। दोस्तों के साथ आप घूमते हैं, चाय वगैरह पीने जाते हैं, उस टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज करिए। ये बहानेबाजी है, इसका रियल चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आदमी चाहे तो डेफिनेटली कर सकता है, चाहे जो भी चैलेंजेस हो, कोई इश्यू नहीं आता। सर, कितनी जिंदगी बदल जाती है आफ्टर सिलेक्शंस? जैसे सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद की सिचुएशंस कैसी हो जाती है? आप में मतलब 360 डिग्री आपकी लाइफ जो है बिल्कुल रोटेट हो जाती है। एक आपकी जो स्टेटस की आप अगर बात करें, चाहे वो सोसाइटी में स्टेटस हो या फिर आपका प्रोफेशनल स्टेटस हो, उसमें आपका बहुत ही ज्यादा जंप आ जाता है। आप कहीं पे भी अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो लोग आपकी बात को सुनते हैं। जैसे कि आप देखें कि अगर आज मैं आपसे कुछ बात कह रहा हूँ तो जो भावी जो युवा हैं वो मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे। आज से 5 साल पहले अगर मैं कुछ कहता तो शायद ना सुनते। तो यही एक एग्जाम्पल है। प्लस अगर आप किसी ऑफिसर से बात करते हैं तो वो भी आपको एक इंटेलिजेंट शख्स के तौर पे जानता है, वो आपकी बातों को समझता है, प्लस आपकी पोस्ट की रिस्पेक्ट करता है। आप कहीं भी जाते हैं आपकी एक नई आइडेंटिटी होती है, प्लस आपका एक विजन, आपका एक बड़े लेवल पे का विजन आपको खुल जाता है। क्योंकि जो चीजें आपने पढ़ी होती हैं पहले, चाहे आपने सोसाइटी के बारे में पढ़ा हो, चाहे आपने संविधान के बारे में पढ़ा हो, चाहे आपने इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ा हो, उस चीजों को आप इम्प्लीमेंट करने लगते हैं। तो एक स्टेप आगे की जो जिंदगी है वो आपको नजर आती है। सर, अभी मेंस आने वाला है और मेंस में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो पेपर 3rd और 2nd के साथ आता है। और ऑलमोस्ट पेपर 4 भी जो है वो अगर केस स्टडी वाला सेक्शन छोड़ दे तो जो फिलोसफिकल डायमेंशन है, वो थिंकर वाला, वो हमेशा चैलेंजिंग होता ही होता है और वो हर बार रहा है। तो क्या पर्टिकुलर, क्योंकि आपने एक बुक भी लिखी है क्वांटम जंप करके और उसमें काफी वो कॉम्प्रिहेंसिव है, काफी चीजें वो कनेक्ट करती है, तो क्या सजेशन देंगे बच्चों को कि इन तीनों पेपर को कैसे टैकल किया जाए? देखिए, GS2 की अगर हम बात करें तो GS2 में आपको ज्यादा से ज्यादा आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए। जितने ज्यादा आपके पास एग्जाम्पल्स हैं करंट्स के, आपके पास जजमेंट्स वगैरह होनी चाहिए। प्रेजेंट जो बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स हैं, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, उनमें से आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए। जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स रखेंगे आप, और डेफिनेशंस, बेसिकली जो डेफिनेशंस अगर आपसे पूछी जा रही है, कोशिश करिए कि कोई ऑथेंटिक सोर्स से डेफिनेशन दे। जैसे कि गवर्नेंस की अगर डेफिनेशन पूछी गई तो वर्ल्ड बैंक की अगर कोई डेफिनेशन है तो वो आप उसमें लिखें। तो इस तरह की चीजें आप छोटी छोटी करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर GS3 की बात करें तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे या जो फाइनेंशियल मैगजीन्स होती है, उस जो अपडेट्स आते हैं आपके, वो काफी ज्यादा यूजफुल रहते हैं। आप अगर इकोनॉमिक्स के पेपर को अगर आप फ्लो चार्ट्स के द्वारा अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो काफी अच्छे मार्क्स आते हैं। एथिक्स की बात करें, जैसे कि आप कहते हैं फिलोसफिकल जो क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे घबराने वाली बात नहीं होती है। फिलोसफी को आप आर्ट्स की तरह देखिए, करंट अफेयर्स को आप साइंस की तरह देखिए, दोनों को आप मिला दीजिए, आपका आंसर्स बहुत अच्छे बनेंगे। कोई भी फिलोसफिकल कुछ क्वेश्चन आता है, उसको करंट के एग्जाम्पल के साथ आप रिलेट करेंगे तो आप अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो आंसर को लिखने लगेंगे और अच्छे से लिखेंगे उस आंसर को। इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच आपको देनी बहुत जरूरी है कि कोई भी जो समस्या पूछी गई है उसको होलिस्टिकली 360 डिग्री उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या उसके कॉजेस है और किस तरह से उसको मैनेज करेंगे। तो होलिस्टिकली आप उसको आंसर को देंगे तभी आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। केस स्टडी वाले सेक्शंस के लिए भी सर कुछ बताना चाहेंगे कि वहां कैसे क्या किया जाए? क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि
यूपीएससी की जो केस स्टडीज है वो ईयर बाय ईयर बेसिस पे वो धीरे धीरे वो टफ होती चली जा रही है। अभी उसके कई लेवल हैं जहां वो जाएगी, तो उसको कैसे टैकल किया जाए? न्यूज़पेपर वगैरह में उसकी मदद मिल सकती है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कोर गवर्नेंस से कई बार पूछे जाते हैं, और जब तक बच्चा इन नहीं करेगा तब तक उसे सिस्टम की समझ होती नहीं है। तो इसको कैसे करें? इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जो एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट है उसको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेनी चाहिए। अगर वो मान लिया कि वो जॉब नहीं भी करता है तो एटलीस्ट वो किसी ऑफिस में तो कभी गया होगा, उसने कोई एक आवेदन दिया होगा, या कभी किसी बस में बैठा होगा, उसने टिकट ली होगी, किसी ट्रेन में गया होगा, उसने ट्रेवल किया होगा, तो वहां पे उसको क्या क्या समस्याएं आई और उसको उसने किस तरह से मैनेज किया, या उसने ये देखा कि ये अधिकारी इस समस्या को इस तरह से मैनेज कर सकता था। तो इस तरह का उसका दिमाग खुलना जरूरी है। जो लोग ऑलरेडी सर्विस में हैं उनको ये चीजें पता होती है क्योंकि वो डे टू डे इस चीजों को डील करते हैं, लेकिन जो इस सर्विस में नहीं है उन्होंने एज अ कंज्यूमर उन प्रॉब्लम्स को झेला है, तो उन समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इनकी समझ उनको होनी जरूरी है। उनको अगर वो भले ही एक रिक्शे से ट्रेवल किए हैं तो किस तरह से वो एक रिक्शे वाले से बात करते हैं, किसी दुकान पे गए हैं तो उसको कितनी रिस्पेक्ट से उससे बात करते हैं, अगर वहां पे उनका नजरिया चेंज हो जाता है तो उनके आंसर में ऑटोमेटिकली उनका नजरिया पॉजिटिव आएगा। तो इस चीज को उनको देखना है। और एथिक्स की जो केस स्टडीज होती है वो जनरली प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर आपको मार्क्स दिलाती है। बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, एक जमीनी तौर पे क्या एक लेमैन की जो समस्या है उसको कैसे डील किया जाएगा। तो एथिक्स में आपके जो आंसर्स हैं वो एकदम बेसिक, जो एक इंसान है, कंज्यूमर है, उसको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है उसके ऊपर आपके आंसर्स सेंटर्ड होने चाहिए। सिंपल भाषा में हमें उस आंसर्स को लिखना है, बहुत बड़े बड़े फिलोसॉफिकल थॉट्स हमें उसमें नहीं लिखने हैं, इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं लिखनी है, प्रैक्टिकल सिंपल सॉल्यूशंस हम लिखेंगे तो वही आपकी रियल अप्रोच होगी। बड़े बड़े सॉल्यूशंस के ऊपर मत जाइए, छोटे छोटे, जैसे कहते हैं ना स्मॉल इज ब्यूटीफुल, तो उस अप्रोच को आपको एथिक्स में यूज करना है, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर एसए के बारे में बात करें तो अभी देखिए एसए में रिसेंटली 2-3 साल में जो ट्रेंड है वो काफी बदला है। वो 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है जो फुली फिलोसफिकल टाइप में क्वेश्चन ही लोग नहीं समझ पाते कि बेसिकली पूछ क्या रहा है, लिख के चले आते हैं बाद में। तो कहाँ से इस तरीके की अप्रोच डेवलप की जाए ताकि एसए को भी अच्छे मार्क्स, क्योंकि अगर एसए होता है तो आपको पता है कि अच्छे मार्क्स के साथ आपकी रैंकिंग भी मिलती है, कार्डर के लिए भी एक आपको काफी हेल्प करता है। इसीलिए कहते हैं कि जो एथिक्स वाला जो पेपर होता है वो आपकी काफी हद तक एसए की भी तैयारी करवा देता है जी। एथिक्स में हम काफी सारे थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं, थिंकर्स के कोट्स पढ़ते हैं, उन कोट्स को कैसे हम तोड़ते हैं। अगर प्लेटो ने कुछ कहा या सोक्रेटिस ने कुछ कहा तो उसके कोट्स को आप तोड़ के उसको समझिए और उसको इंटरलिंक करिए। तो एथिक्स वाले जो कोट्स होंगे वही आपको एसए वाले जो कोट्स हैं उसका रास्ता दिखाएंगे। अगर आप एथिक्स के कोट्स को अगर आप डेसिफर करने लगे तो एसए के कोट्स को आप इजीली डेसिफर कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये जो कोट्स हैं वो एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है और आपको करंट अफेयर्स से उसको लिंक करना है, तो ये आर्ट्स और साइंस का जहाँ पे आप मिश्रण कर देंगे तो आपका जो आंसर है काफी अच्छा हो जाएगा। तो वहां पे जैसे कि कोई कोर्स काफी डिफिकल्ट अगर आपको लग रहा है उसको पार्ट्स में ब्रेक करिए और उसको आप करंट अफेयर से सोचिए कि वो क्या दर्शाता है, क्या एग्जाम्पल है उसका, फिर आप उसके ऊपर काफी अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। कौन सी ऐसी एक मेन क्वालिटी होती है जो आदमी को सिविल सर्वेंट बनाती है? अगर केवल एक क्वालिटी के बारे में बात करें तो किस क्वालिटी के बारे में आप बताना चाहेंगे सर? कंपैशन। ओके सर। और जब रियल टाइम में जब आप जॉब में डिलेमा फेस करते हैं, और डिलेमा होता ही होता है, हर आदमी अपनी जिंदगी में भी करता है, बाद में हम जब इथिक्स पढ़ लेते हैं तो उसकी क्लैरिटी थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है कि हाँ रियल में हम डिलेमा में हैं। ऐसे हम उसे तमाम अलग अलग वर्डों से समझते हैं। तो आप जब जॉब के अंदर जो फेस करते हैं तो उसको कैसे टैकल करते हैं? डिलेमा को होता ही होगा, डिलेमास तो आते ही है, तो यही तो सिविल सर्विस का जो पेपर है वो आपको टैकल करना सिखाता है। इनफैक्ट काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप प्रिपरेशन के दौरान लर्न करते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी में झलकती हैं जब आप एक ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं। तो वही चीजें जो हम 2-4 ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हैं एथिक्स के पेपर में, वही चीज हमें प्रैक्टिकल भी सेलेक्ट करनी पड़ती है।
कि हाँ अगर हम ये वाला स्टेप लेंगे तो इसके 3 ऑप्शंस हो सकते हैं, उसमें हाँ। सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, उसमें ये जो स्टेट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, उसमें मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या ऐसा है कि कोई लीगल इम्प्लीकेशन मेरे ऊपर आ सकता है, या ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट पीपल के बारे में हम बात करते हैं कि कितने ज्यादा लोगों को वो इम्पैक्ट कर सकता है। तो यही सब चीजें हैं जो हमने पढ़ी हैं, उन्हीं को हम प्रैक्टिकली भी यूज करते हैं। तो काफी हद तक वही चीजें हैं जो हम पढ़ते रहते हैं, वही हमें यूज करनी होती है यहाँ पे। जो SIP वाला कोर्स है वो काफी, अभी हम लोग जहाँ जहाँ ऐड कर रहे हैं उससे, वो सब लोगों से काफी अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है, लोग काफी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। मैंने आपको भी उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि कैसे कैसे हमने अभी उसे 2 पार्ट में इसे क्रिएट किया हुआ है, बाद में उसे हम सेक्शन वाइज, क्लास वाइज उसको हम लेके जाएंगे। तो वो कितने हद तक अभी के लिए, जो चूंकि NEP आ रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंप्लीमेंट हो जाएगी 24 में, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो सारे एग्जाम हैं उनके पैटर्न में चेंजेस आएंगे, क्योंकि NEP की एक रियल डिमांड है कि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड एजुकेशन को मीट करे और दूसरा क्वालिटी एजुकेशन को इनहेंस करे। तो उस तरीके से जो हमारा SIP है वो कितने हद तक आपको लग रहा है कि वाकई बच्चों की मदद कर पाएगा, और जो हमारा बोनाफाइड इंटेंशन है उसको रियल टाइम में हम प्रोवाइड कर पाएंगे? ये काफी अच्छा प्रोग्राम है, और इसमें जैसे कि होता है ना, कैच देम यंग, ये एक फ्रेज हर जगह यूज होता है कि किसी की भी अगर आपको पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो स्टार्टिंग में आप उसकी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है कि जो स्टार्टिंग वाला जो आपका युवा फेज है, जब आप दूसरी तरफ डाइवर्ट नहीं हुए हैं, आपको एक डायरेक्शन पता है, बस आपकी वहां पे नर्चरिंग करनी है। अब यहाँ पे आपको फर्टिलाइजर डालना है, आपको पानी डालना है, आपको सनलाइट प्रॉपर देनी है। तो वही काम अभी आप लोग कर रहे हैं कि सही डायरेक्शन में उनको लेके जा रहे हैं। और जो NCERT बेस्ड जो लर्निंग है और जो स्कूल बेस्ड करिकुलम को आप मेन करिकुलम से जोड़ रहे हैं, तो वो एक सही डायरेक्शन है। और यही मतलब एक नींव है जो फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स के लिए अभी रखी जा रही है। और इसमें अगर सही डायरेक्शन रहेगा और कॉन्टिन्यूस स्टूडेंट की तरफ से भी सपोर्ट रहना चाहिए, अगर वो भी आपके साथ में कदम से कदम मिला के चलेगा, तो मुझे लगता है कि वो लाइफ में बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा एग्जाम्स में निकल सकता है वो आगे। जी सर, उसमें हमने सारी चीजों को किया हुआ है कि आप 10+2 के बाद आप ये लेवल पे आ जाएंगे कि अपने सेल्फ डिसीजन आप ले पाए, जिस स्ट्रीम में जाना चाहिए। क्योंकि हाउ कैन लर्न का कॉन्सेप्ट हम बताते हैं कि किस तरीके से रियल थॉट्स को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, उसका मोटिव क्या है, और आप उसमें कैसे चीजों को सोच सकते हैं, रियल लाइफ में वो डिसीजंस कैसे आएंगे, ये सारी चीजें उसके अंदर हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। एक मैसेज जो हमारे व्यूवर्स को आप देना चाहेंगे, हमारे बच्चों को और गार्जियन को आप बताना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि आपको जिंदगी में एक लक्ष्य जरूर रखना चाहिए। वो लक्ष्य को आप अपने स्टडी टेबल के सामने लिख लें। आप जो भी बनना चाहते हैं लाइफ में, चाहे कि स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, या एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, या फिल्म एक्टर बनना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, उस लक्ष्य को डेली देखें, उसको लाइफ में महसूस करें, उसको इम्बाइब करें, फील करें कि मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। उसको जी के देखिए, तभी आपको रियल मोटिवेशन मिलेगी। और जब वो लक्ष्य आपके सामने होगा तो आप में अल्टीमेटली मोटिवेशन आता रहेगा। और जैसा कि हम लोग कहते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। तो आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, तभी आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट रख पाएंगे, तभी आपके फ्रेंड्स आपको मोटिवेट रख पाएंगे। तो आप मोटिवेट रहिए, लक्ष्य को सामने रखिए, और अच्छे मेंटर्स के साथ रहिए, अच्छे ग्रुप के साथ रहिए, अच्छे टीचर्स के संपर्क में रहिए, और अच्छे डायरेक्शन अगर आपको मिलेगा तो आपका लक्ष्य जो है बहुत जल्दी आप पूरा कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना अपना प्रीशियस टाइम निकाला। आगे भी हम लोग सेशंस करते रहेंगे और आपको और ढेर सारी सफलता मिले। विंड IAS एकेडमी की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस, और थैंक्स फॉर गिविंग दिस टाइम। थैंक यू।